दोस्तों, एक व्यक्ति प्रयागराज महाकुंभ से अपने घर दिल्ली फोन करता है, अपने बेटे को फोन मिलाता है। जैसे ही फोन मिलाता है, बेटा से वो कुछ बात नहीं कर पाता है। इधर से पिता रोने लगता है। बेटे अपने पिता की रोने की आवाज सुन करके थोड़ा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। बेटा पूछता है कि पापा आपको क्या हुआ, इतना परेशान आप क्यों हो? पिता जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। पिता अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15-16 घंटे से तुम्हारी मां को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो कहीं भी मिल ही नहीं रही। अचानक से वो गायब हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया? अब ऐसे में बेटा जैसे अपने पिता के मुख से ये बात सुनता है, बेटा भी घबराने लगता है। लेकिन अब घबराने से कोई फायदा तो था नहीं। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही बेटा अपने पिता को इस तरह की तसल्ली देता है, उसके बाद पिता भी शांत हो जाता है। कहता है तुम जो कुछ भी प्रयास कर सकते हो तुम प्रयास करते रहो, और जो आसपास में जो कोई पुलिस हो, थाना हो या लोग हो, उन लोगों से पूछो कि आखिर मां कहां पर है, उनको तस्वीर दिखाओ। बेटे ने जैसे पिता की इस तरह की बातें कहा, फिर बेटे अपने छोटे वाले भाई से बात करता है। कहता है कि मम्मी कहीं महाकुंभ में गुम हो गई है, कहीं खो गई है, भीड़ का हिस्सा बन गई है, पिता काफी परेशान हो रहे हैं, अब हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद दोनों भाइयों मिल करके वो अपने मामा को कॉल करता है, मामा से बात करता है। कहता है मामा जितनी जल्दी हो सके हम लोग कुंभ चलते हैं, प्रयागराज चलते हैं, मां जो है लापता हो गई है, गुम हो गई है। पिताजी काफी परेशान है, रो रो करके उनका काफी बुरा हाल। हम सब मिल करके मां को खोजने का प्रयास करते हैं। अब दोनों भाई मामा के साथ महाकुंभ आ जाते हैं और वो अपनी मां को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद मां मिल जरूर जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, इस रूप की कभी भी कल्पना ही कोई नहीं किया था। दरअसल मां की कत्ल हो गया था। कत्ल का जो पुलिस ने जो खुलासा किया, जब एक एक कड़ी को जब जोड़िएगा, जोड़ करके जब देखिएगा तो कातिल का नाम जब सामने आता है तो सुन करके काफी लोगों को आश्चर्य हो रहा था। हर कोई सोचने पे काफी मजबूर था कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों किया ऐसा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आज का जो सच्ची घटना है, दरअसल ये राजधानी दिल्ली का जो इलाका पड़ता है त्रिलोकपुरी, दरअसल वहीं के रहने वाला एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम अशोक होता है। अशोक दरअसल एमसीडी दिल्ली के भीतर वो सफाई कर्मचारी होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी उम्र करीब करीब 35-37 साल की उम्र की थी। मीनाक्षी कई दिन से अपने पति से कह रहे थे कि कितने सारे लोग महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते ही नहीं हो, क्या हम दोनों चल नहीं सकते महाकुंभ? जब पत्नी अपने पति से बार बार इस तरह की बातें दोहरा रही थी, तो आखिरकार पति ने, जो कर्मचारी था एमसीडी के अंदर, वो छुट्टी की व्यवस्था किया। जो छुट्टी जब उसे मिला, यानी दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो सफाई कर्मचारी के पद पे वो काम करता है, वहां से वो छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है, सीधा महाकुंभ प्रयागराज के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी को, मीनाक्षी को लेकर के वो महाकुंभ पहुंच जाता है। वहां जाकर के 18 फरवरी 2025 को दिन भर वो स्नान महाकुंभ में करता है, इधर उधर घूमता है। ये पूरा का जो उसका जो सिस्टम, जो पूरा माइंड सेटअप कर लिया था, वो अचानक ही भीड़ का एक रेला सा था 18 फरवरी को। वहीं पर उसकी पत्नी को हाथ छोड़ता है, वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी पत्नी अचानक से उस भीड़ का हिस्सा बन जाती है। तब जाकर के वो काफी परेशान हो जाता है। अब आसपास में कोई पुलिस वाला देखता है तो उसको पुलिस वाले के पास जाकर कहता है साहब मेरी पत्नी मेरे साथ तो थी, अभी नहा रही थी, लेकिन अचानक हम लोग बाहर निकले, भीड़ के अंदर वो कहीं गुम हो गई, लापता हो गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं पर भी दिख नहीं रही है, आप हमारी मदद कर दो। जब पुलिस से भी कुछ नहीं होता तो फिर खोया पाया केंद्र पहुंचता है। खोया पाया केंद्र में जाने के बाद अपनी पत्नी मीनाक्षी के बारे में इधर उधर लोगों से बताता है, बातचीत करता है। फिर वहां से वो निकल जाता है, फिर वो फील्डिंग में जाता है, वो मैदान में जाता है। कब उसकी पूरी रात ऐसे करते करते बीत जाता है, अगला दिन निकल जाता है। वो अपने बेटे को कॉल करता है दिल्ली, क्योंकि घर पे 3 बच्चे, बड़े वाले बेटे को फोन करके कहता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहीं गायब हो गई है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हमने तुम्हारी माँ को ढूंढा नहीं, तलाश नहीं किया, आखिरकार हम करें तो क्या करें। बाप अपने बेटे के सामने जब रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखता है, परेशान होता है, तब बेटा उधर से कहता है फोन पे कि पापा बिल्कुल भी आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, आप भगवान पे भरोसा रखो। पापा की उम्र करीब करीब माँ की उम्र लगभग 36-37 साल थी और पापा 40 साल उम्र की। अब अश्वनी कुमार नाम का लड़का होता है, अपने भाई आदर्श से कहता है कि पापा का फोन आया था, पापा काफी घबराए हुए थे, परेशान थे, इसीलिए हम लोगों को भी महाकुंभ जाना चाहिए, माँ को ढूंढना चाहिए, तलाश करनी चाहिए, पापा की भी मदद करनी चाहिए। वो अपने मामा को फोन करते हैं, यानी प्रवेश नाम का व्यक्ति होते हैं, वो प्रवेश, आदर्श और अश्वनी तीनों मिलकर के दिल्ली से प्रयागराज के लिए वहां गाड़ी लेते हैं। वहां से सीधा प्रयागराज आते हैं और प्रयागराज में सबसे पहले उतरते हैं वो प्रयागराज जंक्शन के ऊपर। वहां पर जाने के बाद तीनों के हाथ में एक एक फोटोग्राफ मां की होती है और वो एक एक फोटोग्राफ लेकर के स्टेशन पे गुजरने वाले हर व्यक्ति से पूछा करते थे क्या तुम्हें इन्हें देखा है, इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली के रहने वाली है, त्रिलोकपुरी दिल्ली के रहने वाली है, या
इस तरह से अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बता रहे थे, हर लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की प्रयास कर रहे थे। तीनों आपस में एक दूसरे से संपर्क में थे। उनको ये भी डर था कि भाई छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस भीड़ में भाई भी गुम हो जाए। ऐसे करते करते एक थाना, दूसरे थाना, तीसरे थाना, जहां जहां तक इन तीनों को मौका मिल पाया, अश्विनी, आदर्श, उसका मामा जो प्रवेश था, वो हर जगह जा रहे थे। मतलब थाने चौकी, स्टेशन, बस स्टैंड, कोई भी ऐसा आदमी अगर देखता जिससे मदद की आस लग जाता था, उससे मतलब पूछते थे। हाथ में मोबाइल में फोटो माँ का, एक तख्ती पे माँ का खोया पाया केंद्र भी ये लोग जाते हैं। वहां जाने के बाद भी, वहां पर जाने के बाद अपनी माँ का नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, कहाँ से आए, कब आए, कैसे आए, कब कैसे गुम हुई है, सारी जानकारी देने के बाद वहां पर भी अपना नाम वगैरह सब दर्ज करवाते हैं। वहां से निकलने के बाद तारागंज थाने ये लोग पहुंचते हैं। तारागंज थाने जाने के बाद जैसे अपनी माँ को फोटो दिखाते हैं पुलिस वालों को, तभी एक पुलिस वाली की नजर पड़ती है उस फोटो पे। उस फोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला बताता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक झूसी थाने में एक महिला मिली है, तुमको वहां पहुंचना चाहिए, वहां जाकर के तुम्हें पूछताछ करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी मां वहां पर मिल जाए। बस उनको तो एक उम्मीद की किरण मिलनी थी, बस उनको एक रोशनी मिली कि कहीं से कुछ भी हो जाए, जैसे तैसे करके भी मां मिल जाए। उसके लिए सीधा झूसी थाने ये लोग पहुंच जाते हैं, अश्विनी, आदर्श और प्रवेश। वहां एसएचओ का इंतजार ही लोग करे थे। उपेंद्र प्रसाद सिंह वहां पे एसएचओ होते, वहां मिलते हैं, वो पूरी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि मेरा नाम है, मेरी माँ का नाम है मीनाक्षी, वो दिल्ली रहती है, पिता के साथ आई थी कुंभ स्नान में, लेकिन अचानक से गायब हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। हमारी माँ को आप तलाश कर दीजिए, ढूंढ दीजिए। जैसे इस तरह की बातें बताते, जैसे थाना अध्यक्ष यानी उपेंद्र प्रताप सिंह ने उस महिला का फोटो देखा, फोटो देख करके वो बहुत चक्का रह जाता। दरअसल वो फोटो को देखते ही रह जाते। उनकी नजर में एक सीन, एक पूरी कहानी चल रही थी दिमाग में। वो कहानी कुछ इस प्रकार का होता है। 19 फरवरी 2025 के दिन 6:30 बजे के आसपास का एक घटना है। झूसी थाना क्षेत्र, झूसी के पास ही एक केवट नाम का बस्ती होता है। वो केवट बस्ती में एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के 6:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। मोहन नाम का एक किराएदार था उस लॉज में, उसको टॉयलेट जाना था, बाथरूम जाना था। जैसे वो बाथरूम जाता है, सुबह 6:30 बजे के आसपास का समय था 19 फरवरी को, वो अपने आंखों से देखा एक महिला जिसकी उम्र करीब 35-37 साल की उम्र है। वो महिला काफी खून से लथपथ है, यानी पूरी तरह से लथपथ थी। जहां जहां बॉडी पे उसके जहां तहां भी खून ही दिखते थे। उस खून को देखने के बाद मोहन काफी जोर जोर से चीखता चिल्लाता। उसके चीख पुकार उस मकान के भीतर 2 और किराएदार थे, एक पुलिस वाला था। सब दौड़ करके जब मौके पे आते हैं, अभी आवाज न केवल उस लॉज तक सीमित थी, बल्कि उसके आसपास के जितने भी जगह थी, दुकानदार वगैरह जितने लोग थे, सब तक वो आवाज पहुंचती। सुबह के 6:30 बजे लोग दौड़ करके जब वहां पे पहुंचते हैं, उन्होंने जो महिला को अपनी आंखों से देखा, सब के सब भौचक्के रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। दरअसल उस महिला की हत्या कर दी गई थी किसी धारदार हथियार से, लेकिन उसको पहचानने के तमाम प्रयास किए जाते हैं, उसकी पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जा में लिया, पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है किसी धारदार हथियार से बार बार उसके ऊपर वार किया गया है, उसको मौत के घाट उतार दिया है। कौन है कातिल, महिला कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को करीब 72 घंटे तक एक जगह पे रख दिया जाता है। जैसे हर मामले में, गुमशुदगी वाले मामले में कुछ ऐसी होती है कि 72 घंटे तक करीब करीब जो अनजान डेड बॉडी होता है, लाश होती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है, उनके परिवार वालों का, किसी रिश्तेदार का 72 घंटे तक इंतजार किया जाता है। पेपर में इश्तिहार दिया जाता है, सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है। ये पुलिस मतलब किसी भी सामाजिक संस्था या फिर अपने आप से पुलिस वाले 72 घंटे बाद अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अभी 72 घंटा पूरा नहीं था इस महिला की डेड बॉडी मिलने के बाद। ये 20 फरवरी को ढूंढ रहे थे, 21 फरवरी को एसएचओ के पास पहुंच जाते हैं, और उसके बाद एसएचओ उपेंद्र प्रसाद सिंह जो होते हैं वो कहते हैं कि आप एक काम करो कि आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को, यानी अश्विनी, आदर्श और प्रवेश, इन तीनों को पोस्टमार्टम हाउस लेके जाओ। वहां जो महिला मिली है, जो एक लॉज के अंदर जो लाश मिली है, उस महिला को इन तीनों को दिखाओ। हो सकता है कि ये तीनों उनको पहचानने की प्रयास करें, हो सकता है कि उनसे कुछ इनका नाता हो। पुलिस वाले जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, जो उपेंद्र प्रसाद सिंह एसएचओ जो होते हैं, वो केवल एक कहानी जो उनके दिमाग में चल रही थी, जो गुमशुदा लोग जो अपनी मां को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, जैसे दोनों बेटे अश्विनी, आदर्श और मामा प्रवेश पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सबसे पहले सारी पे नजर जाती है। जैसे ही सारी को देखते हैं, इन तीनों जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। दरअसल सारी से ही पता चल गया था, क्योंकि वो सारी माँ पहना करती थी, रोज खास करके खास मौके पर जरूर पहनती थी। माँ को ही तीनों देखते हैं, उनके पैर को, हाथ को, उसके चेहरे को देखते हैं।
और जैसे जैसे उसको देख रहे थे वैसे वैसे अपनी माँ से लिपट लिपट करके अश्विनी और आदर्श रो रहे थे, क्योंकि माँ अब उसकी इस दुनिया में थी नहीं। माँ को चाकू से गोद करके किसी ने जो उसकी हत्या जो कर दी, हत्या किसने किया, क्यों किया, यही सवाल था। जब एसएचओ के पास बात पहुंचती है, उपेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, इस मामले की अच्छे से जांच होगी, जितनी जल्दी हो सके कातिल को ढूंढ करके निकाला जाएगा। अब जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उन सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से देखा गया कि एक आदमी है जो इस महिला के, वो आदमी इस महिला के साथ है। उस आदमी को जब दिखाया गया सीसीटीवी में, वो कहता है बच्चा से दिखाया गया, तो बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी हैं, यानी पिताजी यानी अशोक, जो एमसीडी दिल्ली के भीतर सफाई कर्मचारी है। जब पुलिस वालों को तसल्ली हो गई, अब जिस जगह पे जिस लॉज में रुके थे पुलिस, जब वहां जाकर के जांच पड़ताल किया कि उन्होंने कोई आइडिया वगैरह दी, तो कहा आईडी नहीं दिया। वो 18 फरवरी 2025 के रात करीब 9 बजे के आसपास उस लॉज के भीतर आए थे। उस लॉज में वहां पहुंचाने वाला उसका एक दोस्त बन जाता है। वो दोस्त जो अचानक एक राहगीर होता है, जो अनजान व्यक्ति होता है, जो उनको देख करके मदद करने लगता है। नाम उसका सुरेश बिंद करके आता है। सुरेश बिंद उससे कहते हैं कि भैया हम काफी गरीब आदमी, मुझे एक रूम दिलवा दो, एक कमरा दिलवा दो, वैसे 4-5 घंटे ही रुकना है, सुबह को हमारी स्नान करके ट्रेन है, ट्रेन से निकल 4-5 घंटे के लिए मुझे सोना है। सुरेश बिंद ने कहा कि मुझे जानकारी में एक लॉज है, आप वहां चलो, परेशान मत होना, वहां जाकर के आप आराम से रह लेना, महज 500 रुपया आप एक रात की किराया देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपया देने में वहां पहुंच जाते हैं, उनसे आईडी मांगी जाती है। कहते हैं कि भैया थोड़ी देर के लिए तो रुकना है, क्या आईडी लोगे, नंबर नोट करवा दीजिए। नंबर हमारे पास कोई फिलहाल है नहीं, हम दिल्ली से आए हैं, इतना तो उन्होंने जरूर कह दिया था। जाकर के वो रुकते हैं लॉज में। रुकने के बाद अब पुलिस आगे कहानी के आगे की कड़ियों को जोड़ने की प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये कड़ियां कैसे जोड़ी। तभी उन दोनों लड़के आदर्श और अश्विनी जो होता है, इन दोनों से पुलिस वाले पूछते हैं कि आप तुम अपने पिताजी से बात करवाओ, उनको बुलाओ। पिताजी को किसी जगह पे बुलाया जाता है, पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। जैसे पुलिस वाले वहां पे मौजूद थे, वो आता है अशोक, उसको अपने गिरफ्त में लेते हैं, उससे आगे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद कहते हैं कि जब तुम उस होटल के भीतर गए थे, उसमें रुके थे, उसमें ठहरे थे, तब किसी तुम आईडी क्यों नहीं दिया था, और अपनी पत्नी का तुमने कत्ल क्यों किया, बस इतना ही बात बता दो। जैसे पुलिस अपनी यानी अशोक से बात कर रही थी, तो शुरुआत में अक्सर जो साथी अपराधी होता है ना, उसके साथ अलग तरह से बात करता है। लेकिन पुलिस जब सख्ती दबाव से पूछताछ किया अशोक से, तो उसने बता दिया कि रात करीब 1 बजे की आसपास की बात है, और पत्नी बाथरूम गई थी, वो अपने पत्नी को मौका देखते ही चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी। हत्या क्यों किया, यही एक बड़ा सवाल था, इसके पीछे क्या कारण था। पुलिस वाले जब ये जानने का प्रयास किया, जब बेटे पूछने की प्रयास किया, साले ने जब जानने का प्रयास किया, तो सबके सब हैरान थे, परेशान थे ये सुन करके। अशोक का कहना था कि दिल्ली के किसी महिला से उसको अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो गई थी। मीनाक्षी बार बार इस बात का विरोध कर रही थी। इसी बात को देखते हुए घर में बराबर किसी न किसी बात को लेकर के क्लेश हो रहा था। जब मीनाक्षी और अशोक के बीच रोज रोज लड़ाई झगड़े होते थे कि तुम उस महिला से बिल्कुल नहीं मिलोगे, लेकिन अशोक ने जिद पकड़ लिया था कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूंगा। जब पत्नी मीनाक्षी ने रोकना टोकना शुरू किया, तो अशोक ने सोचा क्यों न पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उधर पत्नी जिद कर रही थी महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाने के लिए, सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो पत्नी को स्नान कराने के बहाने लेके जाता है, बाकायदा सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड करता है ये दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने ठीक ठाक हैं। बाकायदा जब निकलता है तो सीसीटीवी कैमरे में क्या दो रहा, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई जिद नहीं थी, आराम से ये लोग चल रहे थे, काफी अच्छे से, काफी प्रेम पूर्वक। उसकी पत्नी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये जो कुंभ स्नान होगा 2025 का, वो जिंदगी का आखिरी स्नान होगा, वहां पर उसके पति उसकी मौत के घाट उतार देगा। ये कहानी जो उसका झूठ था, फेक था, जो चालाकी थी, जो जिस तरीके से उसने कहा बताया कि तुम्हारी माँ कुंभ में गायब हो गई, भीड़ का हिस्सा बन गया, रो रो करके बेटे को एक नई कहानी गढ़ के सुनाया था। वो बच्चों के सामने जरूर कहानी चल पाई, लेकिन पुलिस के सामने कहानी चल नहीं पाई, टिक नहीं पाई। पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार किया, आरोपी को गिरफ्तार किया, फिर उसे जेल भेज दिया। महिला का जो मायके है, जहां उसका परिवार रहता है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला का एक शहर पड़ता है, वहां का रहने वाले वो महिला का मायके होता है। सबको लोग जब पता चलता है तो काफी लोग रो रो करके, सबका बुरा हाल था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है, आप जहां भी रहे वहां सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का हमेशा ख्याल रखे। किसी अवैध संबंध के वजह से जिस पुरुष के अपने ही 3 बच्चे, पत्नी कई सालों से लगातार साथ में रह रहे थे, और एक अवैध संबंध के कारण खुद अब जीवन भर सलाखों के पीछे रहेगा और खुद की पत्नी को
कत्ल कर दिया और आप शायद उस महिला से आप मिल भी नहीं पाएगा। लेकिन जो भी कदम उठाया वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल भयानक था, काफी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।